गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल राहुल सिंघल और आज आप सभी मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं डिमांड। तो ये डिमांड हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। पहले 12th के सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ सालों से सीबीएसई बोर्ड ने इसे 11th में डाल दिया है। तो आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं ये डिमांड आखिर है क्या। ठीक है, तो चलिए मीनिंग ऑफ डिमांड। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का मीनिंग ऑफ डिमांड। तो जाहिर सा बात है, हम लोग डिमांड पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी मीनिंग तो हमें पता ही होनी चाहिए। तो देखो, मीनिंग के लिए सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वांट क्या और यूटिलिटी क्या। बिना ये समझे हम डिमांड को नहीं समझ पाएंगे। तो वांट मतलब क्या होता है, डिज़ायर टू हैव समथिंग, चाहत। जो हम डे टू डे लाइफ में हम लोग की चाहत क्या है, हमें कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे डे टू डे लाइफ में कभी कुछ खाने का मन कर गया, कुछ पहनने का मन कर गया, व्हीकल्स हो गए, तो अलग अलग चीज़ों की हम डिमांड करते रहते हैं। और जाहिर सी बात है, अब 11th में है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो हम लोग एक चीज़ के लिए वांट करते हैं, वो मिल जाती है तो दूसरी चीज़ के ऊपर अपना वांट करने लगते हैं, डिज़ायर करने लगते हैं, एंड सो ऑन। सो वांट, सबसे पहले हम लोग को जानना है वांट होना चाहिए डिमांड के लिए। अब वांट के बाद क्या हम लोग पढ़ते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट सेटिस्फाइंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। कि जो कमोडिटी हम लोग डिज़ायर कर रहे हैं, वांट कर रहे हैं, क्या वो सक्षम है, क्या उसमें उतना कैपेबिलिटी है कि जो हम लोग का वांट है वो सेटिस्फाई कर सके। जैसे हम लोग को नूडल्स खाना, तो क्या हम वो नूडल्स जिसका डिमांड करें तो वो क्या हम लोग का वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो नूडल्स के टेस्ट वाला। अगर हम लोग चपाती चाहिए हम लोग को, यूटिलिटी नूडल्स जैसा, और अगर हम लोग डिमांड करें, डिज़ायर करें चपाती, तो वो चपाती हम लोग के नूडल्स वाले वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इसलिए वांट एंड यूटिलिटी गोज़ हैंड इन हैंड। तो जो वांट है उस प्रोडक्ट होना चाहिए जो हम लोग को वो सेटिस्फाई कर सके, तभी हम लोग को वांट फुलफिल होगा। अब इसके आगे चलते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि दो मेन कंपोनेंट है। शायद मेरी पेन रुक गई है। दो मेन कंपोनेंट है डिमांड का एज फॉर नाउ। डिमांड होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी डिज़ायर और वांट फॉर द प्रोडक्ट, ये होना ही होना चाहिए, नहीं तो डिमांड नहीं होगा वो। एंड सेकेंडली दैट इज एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर द प्रोडक्ट। आपके पास डिज़ायर है, आपके पास वांट है, आपको कुछ चाहिए, लेकिन अगर आपके पास मनी नहीं है, एबिलिटी नहीं है उसको खरीदने की, या फिर आप खर्च नहीं करना चाह रहे उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो फिर वो डिमांड नहीं होगी। इसलिए डिमांड के लिए सबसे पहले आपको एबिलिटी चाहिए ही चाहिए डिज़ायर के साथ। तो डिमांड का दो स्टेज हो गया। सबसे पहला स्टेज हो गया कि आपको वांट होना चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए कि हमको ये चीज़ चाहिए। दूसरा, उसकी प्राइसिंग क्या है और हम लोग क्या वो प्राइस देने को सक्षम है, वो प्राइस देना चाहते हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो वी कैन से दैट वी हैव डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब आ जाइए, हम लोग डिमांड क्यों करते हैं, वाई वी डिमांड फॉर गुड्स, वाई। देखो, वी डिमांड फॉर गुड्स बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। हम लोग डिमांड तभी करेंगे ना जब हम लोग का वांट सेटिस्फाई होगा। तो उस गुड्स का डिमांड करें क्योंकि हम जान रहे हैं कि वो गुड्स मिलने के बाद हम उसको, उससे हमारा वांट सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो, इफ़ अ प्रोडक्ट डोंट सेटिस्फाई योर वांट, यू वोंट डिमांड फॉर इट। साइड सा बात है, अगर कोई चीज़ है जो हम लोग का वांट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम लोग उसका डिमांड नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल अभी आगे मैं दूंगा आपको। सो टू से यू डिमांड फॉर एनी कमोडिटी यू मस्ट फर्स्ट हैव डिज़ायर फॉर इट। ठीक है, तो डिमांड के लिए डिज़ायर होना चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा था। दैट इज आवर फर्स्ट कंपोनेंट, जो हम लोग का फर्स्ट कंपोनेंट है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है। बट ओनली डिज़ायर डज नॉट क्वालिफाई फॉर डिमांड। तो जो सिर्फ डिज़ायर है वो डिमांड के लिए क्वालिफाई नहीं करता। मैंने ऊपर बताया आपको एबिलिटी एंड विलिंगनेस भी होना चाहिए। With desire, you must have ability and willingness to pay. If you don't have money to pay, or if you have money but you don't want to pay, then your desire for a commodity will only remain a mere desire and would not be called demand. ठीक है, अब आइए want, desire। जैसे आजकल OTT प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स बहुत चल रहा, साथ ही साथ मल्टीप्लेक्स भी चल रहा है। कोरोना के चलते थोड़ा मल्टीप्लेक्स अभी बंद है, बट स्टिल है, ऑप्शन में है अपने पास। तो अगर मुझे वेब सीरीज़ देखने का शौक़ है, या फिर मुझे शौक़ है कि मैं रेगुलर कुछ ना कुछ देखता रहूँ एक लिमिटेड अमाउंट में,
तो हमारी वांट क्या होगी, नेटफ्लिक्स की वांट होगी, क्योंकि ये हमारा जो रेगुलर वॉचिंग मूवीज़, रेगुलर वॉचिंग सीरीज़, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या वांट करेंगे, नेटफ्लिक्स। और जाहिर सा बात हम लोग किसका डिमांड करेंगे, नेटफ्लिक्स का, मल्टीप्लेक्स का नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं बिज़ी हूँ, जैसे मैं पढ़ना रहता है, पढ़ाना रहता है, तो मुझे रेगुलर सीरीज़ देखने का कोई शौक़ नहीं है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ सीरीज़ वगैरह पे। बट हाँ, ट्वाइस अ वीक, once in 2 weeks or once in a month, I prefer watching movies because that satisfies my want. I want to see latest movies, so I will demand for multiplex and not Netflix. So for me, my want is satisfied with multiplex because multiplex cinemas have that utility which can satisfy my want, and Netflix don't have that. But for you guys, it may be that Netflix satisfies your wants. Netflix may satisfy your want, it gives that utility, and not multiplex. So this is difference between want, this is about want and desire, that which product gives you more satisfaction, more utility, you will demand for that. ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया हम लोग का पहला जो कंपोनेंट था, पहला कंपोनेंट था डिज़ायर वाला। ठीक है, अब आ जाइए जो हम लोग का दूसरा कंपोनेंट था, जो था डिज़ायर है। ठीक है, पहला कंपोनेंट है फुलफिल। एक लड़का है 16 साल का मान लो, ठीक है, 16 साल का लड़का है, वो डिज़ायर करता है, उसको एक BMW कार चाहिए। ठीक है, सबका सपना होता है BMW कार, बट उसके पास क्या एबिलिटी टू पे होगी, सोचो 16 साल के बच्चे के पास नहीं होगी। तो उसने डिज़ायर किया, फर्स्ट कंपोनेंट है उसका, उसने उसको फुलफ़िल किया, लेकिन क्या उसने सेकंड कंपोनेंट को फुलफ़िल किया, नहीं किया। इसीलिए ये एक बस एक मेयर डिज़ायर बन के रह जाएगा और डिमांड को क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है, डिमांड नो। समझ गए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट कंपोनेंट क्या है और सेकंड कंपोनेंट क्या है। अब आइए ये दोनों का मिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट है एक आदमी है जो डिज़ायर कर रहा है पोटैटोस का, उसके पास एबिलिटी टू पे भी है, जाहिर सा बात है, 1 किलो आलू है तो खरीद सकता है। तो यहाँ पे ये डिमांड फॉर पोटैटोस क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि उसके पास डिज़ायर है, उसके पास एबिलिटी टू पे है, तो फिर ये डिमांड फॉर पोटैटोस कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, ये 1 किलो आलू है आपका, 1 किलो, तो फिर इस यहाँ पे डिज़ायर है जो कि अपना फर्स्ट कंपोनेंट है, चेक फुलफिल्ड, सेकंड कंपोनेंट चेक फुलफिल, तो ये आपका डिमांड में क्वालिफाई करेगा। चलिए, आपको मोटा मोटा डिमांड के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आइए, अपार्ट फ्रॉम डिज़ायर एंड एबिलिटी टू पे, ठीक है, ये 2 कंपोनेंट हुआ। डिमांड का 2 और कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, डिमांड का सिर्फ 2 कंपोनेंट नहीं होता, 4 कंपोनेंट होता है एक्चुअली। तो सबसे पहला हम लोग देख ले, डिज़ायर होना चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए। अब तीसरा आ गया विथ रेफरेंस टू प्राइस। डिमांड हमेशा प्राइस के रेफरेंस में ही लिया जाता है, ये मत भूलिएगा, ये आपका थर्ड कंपोनेंट है। ठीक है, तो डिमांड प्राइस के रेफरेंस में होगा और रेफरेंस टू अ पीरियड ऑफ टाइम भी होगा। मैं आपको समझाऊंगा आगे इसको अच्छे से। अभी के लिए बस देखिए, 4 कंपोनेंट है, डिज़ायर, एबिलिटी टू पे, डिमांड इज ऑलवेज विथ अ रेफरेंस टू टाइम, एंड डिमांड इज ऑलवेज विथ रेफरेंस टू अ पीरियड ऑफ टाइम। प्राइस होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए। ठीक है, अब इन सब बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिमांड को डिफाइन कर सकते हैं। डिमांड क्या है, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। तो देखो, क्वांटिटी हो गया, ये क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कि 2 किलो लेना है, 5 किलो लेना है, 1 कार लेना है, 1 प्लेट नूडल्स लेना है, ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू पे। देखो, ये अपना हो गया फर्स्ट जो कंपोनेंट ऑफ विलिंग एंड एबल टू पे एट ईच पॉसिबल प्राइस। ठीक है, हर एक पॉसिबल प्राइस पे होना चाहिए, मतलब हर एक ईच पॉसिबल प्राइस, मतलब कि 10 रुपये का, 20 रुपये का, ऐसे करके, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में। अब जैसे तुमको भूख नहीं है, शाम का समय है,
तुमने 2 समोसे ऑलरेडी खा चुके हैं, शाम का समय है, पीरियड है जहाँ पे तुम और कुछ खाना नहीं चाहते हो, तो क्या तुम और कुछ खाने के लिए डिमांड करोगे? नहीं करोगे। इसलिए गिवन पीरियड ऑफ टाइम भी बहुत रिलेवेंट है। यही रात के 12-1 बजे तुम पढ़ रहे हो और उठे, तुम अचानक भूख लग गई और वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम है वहाँ पे, अब वहाँ पे तुम क्या डिमांड कर सकते हो? कुछ खाने के लिए अगर मिल जाए तो वो तुम्हारा डिमांड हो गया। इसलिए पीरियड ऑफ टाइम, पॉसिबल प्राइस, विलिंग एंड एबिलिटी टू पे एंड क्वांटिटी। ठीक है, अब हाईलाइट्स क्या क्या है डिमांड के, तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट इज बीन डिमांडेड, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये आपका डिज़ायर में ही आ गया, आपका डिज़ायर ही, तो 4 कंपोनेंट कुल मिला के होगा 4। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट्स हो गए आपका, समझ गए। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ रेफरेंस ऑफ प्राइस ये क्या है। मान लीजिए कि अभी आलू 10 रुपये किलो है, तो आपने इसका डिमांड किया, ठीक है, लेकिन कल को ये 50 रुपये किलो हो गया, ठीक है, तो आप क्या डिमांड करोगे? नहीं करोगे, हो सकता है कम करोगे। इसलिए प्राइस के रेफरेंस में भी डिमांड घट या बढ़ सकता है। इसलिए डिमांड का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है या कंपोनेंट है जो कि प्राइस है। पीरियड ऑफ टाइम, क्या गर्मी के जो मौसम है मई में, क्या आप कभी वुलन क्लोथ्स डिमांड करोगे? कभी नहीं। क्या आप दिसंबर के टाइम में शॉर्ट्स या हाफ टी शर्ट की डिमांड करोगे? कभी नहीं। इसीलिए विंटर क्लोथ्स की करोगे? कभी नहीं करोगे। ठीक है, तो इसलिए पीरियड ऑफ टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड के लिए, क्योंकि गर्मी में वुलन क्लोथ्स का डिमांड 0 हो जाता है लगभग। इसीलिए पीरियड ऑफ टाइम इम्पॉर्टेंट है, प्राइस इम्पॉर्टेंट है, एबिलिटी टू पे इम्पॉर्टेंट और डिज़ायर इम्पॉर्टेंट। ये चारों फैक्टर्स मिलके आपका डिमांड को बनाते हैं एंड इससे इफेक्ट होता है डिमांड। अब आइए, डिमांड्स 2 तरीके के हो सकते हैं, एक हो गया इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा हो गया मार्केट डिमांड। ठीक है, अब इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? तो इंडिविजुअल डिमांड रेफर करता है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी को दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई। एक क्वांटिटी हो गया प्रोडक्ट का जो कि कंज्यूमर विलिंग कर रहा है और एबल है पे करने के लिए एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। एक पीरियड ऑफ टाइम में एक कंज्यूमर जो क्वांटिटी डिमांड करता है और उसके लिए पे करने के लिए वो सक्षम है, तो वो इंडिविजुअल डिमांड आपका हो गया। मार्केट डिमांड, तो मार्केट डिमांड एक क्वांटिटी को रेफर करता है कमोडिटी को जो सब कंज्यूमर की, इंडिविजुअल डिमांड एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए है, मार्केट डिमांड एक मार्केट या एक पर्टिकुलर प्लेस में जितने लोग हैं वो जितना डिमांड कर रहे हैं, ऑल कंज्यूमर्स डिमांड फॉर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, और सारे कंज्यूमर अगर विलिंग एंड एबल टू पे हैं एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको मार्केट डिमांड कहेंगे। सिंपल टर्म्स में इंडिविजुअल डिमांड हो गया आपका, इंडिविजुअल डिमांड एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, मार्केट डिमांड हो गया कलेक्टिवली बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के लिए एक ही जगह पर रहने के लिए। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि डिमांड का डिटर्मिनेंट्स क्या क्या फैक्टर्स है जो डिटरमाइन या अफेक्ट करता है डिमांड को। ठीक है, आइए सबसे पहला है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। ठीक है, तो प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का? तो देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये अपना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर को मार्क कर लीजिएगा। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। अब आप खुद दिमाग लगाइए, अगर कोई 10 रुपये में मिल रहा था, आप उसका 5 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे, अगर कल को उसका दाम 7 रुपये हो गया तो आप नहीं चाहेंगे कि उसका और ज़्यादा क्वांटिटी ले, या फिर 15 रुपये हो गया तो आप नहीं उसको कम कर देंगे उसका कंजम्पशन। तो बस वही प्राइस और डिमांड दोनों उल्टा रिलेटेड है, इंग्लिश में बोले तो इन्वर्सली रिलेटेड, मतलब कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटेगा, प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ेगा। बस ये समझिए प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। यहाँ पे एक ग्राफ है आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको IMP मार्क कर लीजिए। यहाँ पे देखिए,
आपके का प्राइस है या क्वांटिटी डिमांडेड है एक्स एक्सिस पे और प्राइस है वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये पर्टिकुलर प्राइस है 10 रुपये, तो इस पर आप कितना क्वांटिटी डिमांड कर सकते हैं। मान लीजिए ये हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 5 किलो करते हैं, ठीक है। प्राइस मान लीजिए आपका 5 रुपये हो गया, तो अब देखिए अब कितना आप करेंगे इस पर 10 kg डिमांड करने लगेंगे, ठीक है। तो इन्वर्सली रिलेशनशिप चलता है यहाँ पे, ठीक है। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और इस ग्राफ को डाउनवर्ड स्लोपिंग भी कहते हैं। ये एग्जाम में MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट अगर आ सकता है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, तो इन्वर्सली रिलेशनशिप है। और उस ग्राफ का स्लोप कैसा होता है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देखिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है आपका, ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ आपके देखने के लिए। आप इसको ढंग से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 10 रुपये है, तो यहाँ पे 5 kg है, यहाँ पे 5 रुपये है, तो यहाँ पे 10 kg है, ठीक है। मैं आपके बस रेफरेंस के लिए आगे और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसको। अब दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब क्या होता है, ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी देखे। सेकंड फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या होता है सबसे पहले वो जान लीजिए। देखिए रिलेटेड गुड्स दो तरीके का होता है। रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वी शुड नो अबाउट व्हाट इज रिलेटेड गुड्स। जाहिर सी बात है रिलेटेड गुड्स दो तरीके का होता है। सबसे पहला हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा हो गया सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है कि जो गुड्स, दो गुड्स जब साथ में आए तभी पर्पस फुलफिल हो सके, नहीं तो नहीं। एक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। दो जन चाहिए, दो गुड्स चाहिए, ठीक है, ऐसे समझिए। तो अब आपने सोचो कार खरीद ली, उसमें पेट्रोल ही नहीं डाला, तो क्या कार का पर्पस फुलफिल होगा? नहीं होगा। तो आपको मोटर व्हीकल के साथ क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। तो मोटर व्हीकल एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इट मीन्स बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर ईच अदर। अब पेन एंड रिफिल, अगर आपके पास एक पेन है उसके अंदर रिफिल ही नहीं है, तो क्या पेन का पर्पस फुलफिल होगा? या सिर्फ रिफिल है, क्या आप उतने पतले रिफिल से लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो ये पेन और रिफिल भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। टी एंड शुगर, ठीक है, एक्सक्यूज डायबिटीज़ पेशेंट्स, अदरवाइज क्या चाय के साथ बिना चीनी के चाय अच्छी लगेगी? मुझे तो अच्छी नहीं लगती। तो टी एंड शुगर, ब्रेड एंड बटर, ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं। और एग्जांपल्स आप ढूंढ के मुझे मैसेज कीजिएगा। फिर सब्सटीट्यूट गुड्स, मतलब कि अगर एक गुड्स नहीं हो तो उसका कुछ दूसरा सब्सटीट्यूट हो, दूसरा गुड हो। जैसे टी, कॉफ़ी, कहीं जाते हैं तो टी और कॉफ़ी कुछ भी पी लेते हैं, टी हो कॉफ़ी हो एक ही बात है। कोक, पेप्सी, अगर कोई दुकान पे गए बोल रहे भैया पेप्सी दे दीजिए, तो कोक भी दे देता है, दोनों का टेस्ट सेम ही है लगभग। तो दे आर सब्सटीट्यूटेबल, हम लोग उसको सब्सटीट्यूट करके काम चला सकते हैं। स्कूटी, बाइक, अगेन सब्सटीट्यूटेबल, पर्पस है कहीं जाना है, स्कूटी भी टू व्हीलर, बाइक भी टू व्हीलर, तो दे कैन बी सब्सटीट्यूटेड। तो ये सब्सटीट्यूट गुड्स होता है। चलिए एक बार डेफिनेशन पढ़ लें। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीनिंग गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर want. Substitute goods meaning goods which can be used in place of another goods for satisfaction of wants. अब दोनों के मुझे दो और एग्जांपल इसके अलग से मुझे मैसेज कीजिएगा। अब इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो प्राइस है, जैसे हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वो हमारे कमोडिटी, जो गिवन कमोडिटी है उसके डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा। तो देखिए एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स leads to decrease in demand for given commodity and vice versa. Price is inversely proportional to quantity demanded. अब एग्जांपल देखिए, छोटा सा एग्जांपल बहुत ईजी है। कार खरीदना चाह रहे हैं आप, तो कार यहाँ पे हम लोग का गिवन कमोडिटी हुआ, ठीक है, वह गिवन कमोडिटी। कार का कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है? पेट्रोल है, ठीक है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, ठीक है, जो अपना कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, अब आप कार ले रहे हो तो हम क्या सोचेंगे कि यार पेट्रोल का दाम बढ़ गया, जब कार चलाएंगे तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा पेट्रोल का, और आने वाले टाइम में और पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, तो बेटर यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो कार का डिमांड क्या हो गया? घट गया।
ठीक है। तो लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी। गिवन कमोडिटी कार था, तो यहाँ पे अपना डिमांड कार का घट गया पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से। तो ये क्या हो गया, इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है। उल्टा, पेट्रोल का दाम बढ़ा, कार का प्राइस घट गया, पेट्रोल का दाम घट गया, कार का डिमांड बढ़ गया। अब आ जाइए सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है तो आपके गिवन कमोडिटी का डिमांड भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो प्राइस है सब्स्टिट्यूट गुड्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी डिमांडेड के। अब आइए देखते हैं, टी है, कॉफ़ी है, ठीक है। टी का दाम बढ़ गया, आप मान लीजिए गिवन कमोडिटी है कॉफ़ी आपका, ये आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है। लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स और ये आपका गिवन है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट समझ में आ रहा होगा। सब्स्टिट्यूट, ठीक है। थोड़ी हैंड राइटिंग गड़बड़ है, धीरे धीरे सेट हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट टी है, कॉफ़ी गिवन है। आप टी का दाम बढ़ गया, अब क्या सोचोगे, यार टी महंगा हो गया, कॉफ़ी अभी भी सस्ता है। मान लीजिए पहले दोनों 10-10 रुपये का था, अब ये बढ़ के 12 रुपये हो गया, अब क्या सोचेंगे, दोनों तो सब्स्टिट्यूटेबल गुड है, कुछ भी पियो, बात तो एक ही है। तो ये 12 का है, ये अभी भी 10 का है, तो कॉफ़ी ही पीते हैं, कॉफ़ी का डिमांड बढ़ गया। इसीलिए दोनों का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेज, डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। एज एग्जाम्पल में था कोक पेप्सी, कोक 10 का मिल रहा है, पेप्सी 12 का मिल रहा है, तो पेप्सी का दाम बढ़ा हुआ है कोक से, ज़ाहिर सी बात आप कोक ज़्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि आपके 2 रुपये वहाँ पे बच रहे हैं, इसीलिए। आइए थर्ड फैक्टर है अपना इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब जो इनकम है, जो कंज्यूमर अर्न कर रहा है वो भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो जो इनकम होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कमोडिटी पे। जो इनकम डिमांड को जिस हिसाब से इफेक्ट करता है वो नेचर ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ कमोडिटी हम लोग ख़रीदना चाह रहे हैं या किसका डिमांड करें, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल गुड्स होता है, इन्फीरियर गुड्स होता है, 2 तरीके का गुड्स होता है जनरली। नॉर्मल गुड्स जो नॉर्मल है, अपना ब्रांडेड क्लोथ्स, नॉर्मल रेस्टोरेंट। इन्फीरियर गुड्स हो गया वो जो हम लोग कम इनकम की वजह से खाते हैं, जैसे कि कभी कभी अपने पास पैसे कम होता है, हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रीट फूड्स खा लेते हैं। कभी कभी ज़्यादा पैसे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। तो ये तो रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे तो नॉर्मल गुड्स हो गया, स्ट्रीट फूड पे खाएंगे तो वो इन्फीरियर गुड्स हो गया अपना, ठीक है। ज़्यादा पैसे होते हैं, जैसे 1500 रुपये खर्च करने का कैपेबिलिटी होता है, इनकम 1500 है मान लो, तो हम लोग अच्छा शर्ट खरीदेंगे 1500 का। अगर इनकम 500 रुपये तो हम लोग 500 का लोकल शर्ट खरीदेंगे, तो वो लोकल शर्ट जो खरीदेंगे वो क्या हो गया, इन्फीरियर गुड्स हो गया, ठीक है। अब देखो, इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाइस वर्सा। इनकम एंड डिमांड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम बढ़ता है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स भी इंक्रीज होता है। जैसे मैंने बताया, ज़्यादा पैसे कमाएंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में खाएंगे, तो इसलिए विद इंक्रीज इन इनकम डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेज। अब आ जाओ इन्फीरियर गुड्स में। इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इन्फीरियर गुड्स एंड वाइस वर्सा। इनकम एंड इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे जो डिमांड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। ऐसे समझो, आप मान लो अभी 500 रुपये महीना कमा रहे हो, तब स्ट्रीट पे 10 रुपये का खाते हो, ठीक है। एक अगले महीना आपका 2000-3000 हो गया इनकम, तो क्या वो स्ट्रीट फूड खाओगे, नहीं खाओगे। आप क्या सोचोगे कि मैं कुछ अच्छा खाता हूँ, कुछ बेहतर खाता हूँ, कुछ हाइजीनिक खाता हूँ, कुछ हेल्दी खाता हूँ, ठीक है, इनफैक्ट इन स्पाइट ऑफ ईटिंग स्ट्रीट फूड्स। तो इसीलिए जब हम लोग का इनकम बढ़ता है तो जो इन्फीरियर गुड्स हैं, मतलब जो लो क्वालिटी के गुड्स हैं, उसको हम लोग नहीं खाना चाहते हैं, हम लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपग्रेड करना चाहते हैं। इसलिए विद इंक्रीज इन इनकम डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स डिक्रीज है। जैसे रिक्शा वाला सत्तू खोल के पी गया, देखा, क्योंकि उसकी इनकम कम है, कल को वो महीने के 10,000 कमाने लगा, तो आपको क्या लगता है, सत्तू पिएगा
कभी नहीं। वो मस्त रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल गुड्स का यहाँ पे मैंने लिख दिया है, नॉर्मल गुड्स विच आर यूज नॉर्मली लाइक CCTV, ब्रांडेड क्लोथ्स एक्सेट्रा, inferior goods which are generally low price and quality of which is not so good, अनब्रांडेड क्लोथ्स, फुटवेयर्स, चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स। हाँ, चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स देख लो, ज़्यादा पैसा होता है तो आप सैमसंग लोगे, और कम पैसा होगा तो आप चाहोगे कि कोई छोटा मोटा चाइनीज़ फ़ोन खरीद लें जिसमें सब फीचर्स भी हों, दाम भी कम लगे। तो इन्फीरियर, लेकिन इनकम बढ़ गया तो कोई चाइनीज़ फ़ोन खरीदना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो वैसा है। अब आइए, चौथा अपना डिटर्मिनेंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली अफेक्ट्स द क्वांटिटी डिमांडेड। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट हो गया, उस चीज़ का आदत हो गया तो हम लोग उस चीज़ का क्वांटिटी डिमांड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ हम लोग के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के फेवर में है, जैसे कि हमको कोई रेस्टोरेंट का खाना पसंद आ गया, एकदम मुंह पे चढ़ गया उसका स्वाद, तो वो रेस्टोरेंट वाला चाहे कितना ही दाम क्यों ना बढ़ा ले, हम उसी के यहाँ खाएंगे, ठीक है। तो अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारे फेवर में है तो डिमांड राइज होगा कमोडिटी का, अगर हमारे अगेंस्ट है तो कम हो जाएगा। जैसे अगर मान लो कोई रेस्टोरेंट का खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं आया तो वो क्या, कितना भी लो प्राइस दे कभी नहीं खाना चाहोगे ना, तो बस वही चीज़ है, ठीक है। दे इंक्लूड्स फैशन, ट्रेंड्स, कस्टम्स, हैबिट्स, ठीक है। फैशन में है कोई चीज़ तो उसका दाम कितना भी हाई हो लोगे ही लोगे। ट्रेंडिंग चल रहा है कोई चीज़, करोगे ही करोगे चाहे कितना भी प्राइस पे करना पड़े। कस्टम से कुछ मतलब रिचुअल्स है, कस्टम से जो हमारी सोसाइटी ने बनाए हैं कि ये ऐसे होगा तो वैसे ही करना पड़ेगा। हैबिट्स है, टोबैको, सिगरेट का किसी को आदत हो जाता है तो चाहे सिगरेट का दाम कितना ही हाई क्यों ना हो, एक स्मोकर लेगा ही लेगा, वो चीज़ है, ठीक है। इफ़ कमोडिटी इज अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर देन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी हाई एंड वाइस वर्सा। अब जैसे कस्टम वाली बात है, दिवाली के टाइम, अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, चल रहा है दिवाली का टाइम, तो कस्टम है कि न्यू क्लोथ्स खरीदना है, गोल्ड आइटम्स खरीदना है, डेकोरेटिव आइटम्स खरीदना है, खरीदोगे ही खरीदोगे। और दिवाली के टाइम में जानबूझकर प्राइसेस हाई भी रहते हैं ताकि जो वेंडर्स है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सके दिवाली के टाइम में। क्या तो हम लोग नहीं खरीदते हैं दिवाली के टाइम में? खरीदते हैं, चाहे प्राइस हाई होता है तो भी, क्योंकि हम लोग का कस्टम बना हुआ है नए कपड़े खरीदने का, गोल्ड आइटम्स खरीदने का। एक बहुत कॉमन एग्जांपल में वो दिखेगा ही दिखेगा सब जगह आप सबको, सिंपली डीटी ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड गणेश, ठीक है। तो क्या होता है कि दिवाली के टाइम में सब कोई डीटीज खरीदते हैं लक्ष्मी जी के, गणेश जी के, तो ये लोग वेंडर्स लोग जानबूझकर प्राइजेस हाई रखते हैं। तो चाहे कुछ भी प्राइस हो, हम लोग डीटी तो खरीदते ही खरीदते हैं, खरीदना ही पड़ता है हम लोग को, क्योंकि वो उनका कस्टम है, ट्रेडिशन है कि हर साल न्यू गणेश या लक्ष्मी की डीटी आएंगी, इसीलिए नो मैटर व्हाट द प्राइस मे बी ऑफ द डीटीज पीपल विल डिमांड फॉर द डीटीज। तो डिमांड कभी कम नहीं होगा डीटीज का, समझे। अब लास्ट अपना एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। अब ये क्या है, तो देखिए अगर हम लोग को आज अनुमान लग गया कि आने वाले टाइम में किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा या आने वाले टाइम में किसी का घटेगा, तो आज के दिन उस कमोडिटी का डिमांड फ्लक्चुएट कर जाएगा। जैसे अनुमान लग गया कि पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है, ठीक है, तो आज के टाइम में हम लोग पेट्रोल का डिमांड ज़्यादा करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि जितना स्टोर हो सके अपने बाइक व्हीकल में कर लो, आज ये टंकी फुल करवा लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज हम लोग उसका डिमांड बढ़ा देंगे। अगर एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में उसका डिमांड कम हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, उसका डिमांड घटा देंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में उसका दाम घटेगा, फिर हम लोग उसको बाद में सस्ते दाम में खरीदेंगे। देखो, इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन नियर फ्यूचर देन डिमांड फॉर द कमोडिटी विल इंक्रीज बिकॉज पीपल विल बाई मोर सो दैट दे कैन सेव मनी इन फ्यूचर। अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन नियर फ्यूचर है तो डिमांड फॉर सच कमोडिटी विल डिक्रीज बिकॉज पीपल विल बाई लेस सो दैट दे कैन सेव मनी बाई बाइंग एट लो प्राइस इन फ्यूचर। ये जियो वाला एग्जाम्पल, ये मेरा फेवरेट है और याद करने में भी आसानी होगा। पिछले साल क्या हुआ था, जियो ने अपने प्लान्स के जो रिचार्ज का जो प्राइस था वो पहले डिक्लेयर कर दिया था कि शायद 8 नवंबर से प्राइसेस राइज होंगी, ठीक है। तो उस समय 444 का 84 डेज़ का पैक आता था, जो कि एक्सपेक्टेड था जियो की तरफ से कि वो 555 का हो जाएगा, ठीक है। 111 रुपये बढ़ा देंगे वो। तो मैंने क्या किया, उसी दिन
इसका 4 टाइम्स, मतलब कि 1 साल का इसका रिचार्ज करवा लिया था। 444 का इंटू 4, ठीक है, रिचार्ज कर लिया था तो वो क्यू हो जाता है जियो रिचार्ज में। तो वो जैसे जैसे ख़त्म होगा वैसे वैसे वो ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाएगा। तो मुझे 1 साल तक के लिए ये पुराने प्राइस में मिल गया। ये 6 नवंबर की बात है, ठीक है, 6 नवंबर की बात है। तो देखो 8 नवंबर से मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये प्राइस बढ़ेगा, तो मैंने क्या किया, अपना पैसा बचाने के लिए 1 साल का 444 का रिचार्ज कर लिया। तो मुझे 1 साल तक बेनिफिट हुआ कि मैंने हर टर्म में, मतलब हर बारी 111 रुपीज़ 111 पर क्वार्टर बचा है, ठीक है, पर क्वार्टर बचा, मतलब टोटल 1 साल में मैंने 111 इंटू 4 इज इक्वल टू 444 रुपीज़ बचा लिया। तो ठीक है, तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे इंडिया में, तो जब उन्होंने देखा कि एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ेगा, तो बहुत लोगों ने ये रिचार्ज का ऑफ़र अवेल कर लिया होगा। आज के दिन में रिचार्ज का डिमांड बढ़ा दिया होगा। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था आपको, ठीक है। अब आइए आज के लिए लास्ट टॉपिक करते हैं, जो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। ये दोनों सुनने में मोटा मोटा सेम ही लगता है, लेकिन है बहुत बड़ा डिफरेंस, और अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मैं भी अपने टाइम में बहुत कंफ्यूज करता था। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्वांटिटी का, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। Whenever demand for a commodity changes due to change in its own price, अगर commodity का डिमांड फ्लक्चुएट करता है उसके खुद के प्राइस के चेंज की वजह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे। लेकिन अगर डिमांड चेंज हो रहा है किसी कमोडिटी का अदर फैक्टर्स के कारण, जैसे मैंने ऊपर अदर फैक्टर्स दिखाया, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, अगर इन सब कारण के हो रहा है अदर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी के अलावा कोई भी तरीके से हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, एक मिनट, हाँ, तो उसको कहेंगे चेंज इन डिमांड। तो समझ गए, अगर प्राइस के कारण डिमांड इफेक्ट हो रहा है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर अदर फैक्टर्स अदर देन चेंज इन प्राइस तो उसको चेंज इन डिमांड कहेंगे। अब एग्जांपल, डिमांड फॉर पेप्सी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस बाई ₹1, पेप्सी का डिमांड कम हो गया क्योंकि उसका ₹1 दाम बढ़ गया, तो सच चेंज विल बी कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर डिमांड फॉर पेप्सी इंक्रीज किया ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कोक, मान लो कोक का प्राइस इंक्रीज कर दिया, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, यहाँ पेप्सी और कोक याद आया, मैंने ऊपर पढ़ाया था, तो प्राइस कोक का इंक्रीज किया जिसकी वजह से पेप्सी का दाम बढ़ गया, पेप्सी का डिमांड बढ़ गया, तो उसको क्या कहेंगे, चेंज इन डिमांड, ठीक है। अब देखिए, ये मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा। जो क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज है वो मूवमेंट अलोंग द सेम ग्राफ कर्व दिखाया जाता है, याद रखिए, मैं अभी इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा और ग्राफ बना के। मूवमेंट अलोंग सेम ग्राफ, मतलब सेम ग्राफ कर्व में ही मूवमेंट दिखाया जाता है, लेकिन इसमें डिमांड कर्व शिफ्ट करता है चेंज इन डिमांड में। अगर इंक्रीज इन डिमांड है इस वाले में तो फिर उसको कहेंगे एक्सटेंशन, अगर डिक्रीज इन डिमांड है तो कॉन्ट्रैक्शन। अगर चेंज इन डिमांड बढ़ गया अदर फैक्टर्स के कारण अदर देन प्राइस तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा कर्व, और अगर डिक्रीज कर गया डिमांड तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा कर्व। अब आइए इसमें देखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। चाहिए एक मिनट, पेन मेरा काम नहीं कर रहा, बस 1 मिनट रुक जाइए। ये जैसे ग्राफ है अपना, ठीक है, देखिए प्राइस, ये प्राइस इफेक्ट होता है, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, प्राइस इफेक्ट होता है, ठीक है। कैसे इफेक्ट होता है प्राइस, तो
यहाँ पे आपका आ जाएगा प्राइस, यहाँ पे आ गया आपका क्वांटिटी। तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखिए जैसे 10 रुपये है, 10 रुपये पे आप यहाँ पे 50 kg डिमांड कर रहे हैं, प्राइस बढ़ा, डिमांड क्या होगा, प्राइस बढ़ा 20 हो गया, अब आपने इसको क्या किया 30 किया, ठीक है। डिमांड क्या हुआ, घट गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया। देखिए ये पॉइंट ए था, डिक्रीज होकर पॉइंट बी हो गया। तो ये जो जंप किया ए टू बी, देखिए मूवमेंट अलोंग सेम ग्राफ कर्व है, एक ही ग्राफ कर्व में मूवमेंट हुआ, तो इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन, इसको क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। ए से बी चला गया, मतलब ऊपर शिफ्ट करेगा अगर पॉइंट, तो कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। अब भाई ये दूसरा एग्जांपल, ये कॉन्ट्रैक्शन जो मैंने ऊपर बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे अगर डिक्रीज इन डिमांड होगा, तो देखिए डिक्रीज इन डिमांड हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब भाई अब इसको दूसरा देखें, ये हो गया, यहाँ पे आपका वही प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है आपका, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। जैसे 30 रुपये में आप इसको 10 किलो डिमांड करते थे, प्राइस 20 हो गया, अब क्या करोगे आप 40 किलो डिमांड करोगे। तो अब आपका ये पॉइंट ए था, ये आपका पॉइंट बी था, यहाँ पे डिमांड क्या किया, इंक्रीज़ किया, तो ए से आप बी पर आ गए। तो अगर मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व डाउनवर्ड होगा, मतलब नीचे आएगा, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सटेंशन, क्या कहेंगे, एक्सटेंशन। समझ के, अगर पॉइंट ऊपर बढ़ रहा है सेम ग्राफ पे तो उसको कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, अगर नीचे आ रहा है तो उसको एक्सटेंशन कहेंगे। एंड अगर सेम ग्राफ कर्व पे अगर मूवमेंट है, जैसे यहाँ पे आपका ए से बी या बी से ए, तो कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डेट। अब आ जाइए चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में क्या होता है, अदर देन प्राइस, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ बनेगा, यहाँ पे भी आपका प्राइस रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। इसमें चेंज इन डिमांड में प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करते, तो प्राइस को कांस्टेंट रख दो 15 रुपये पे। ये अपना डिमांड कर्व है, देखो इस पॉइंट पे मान लो हम डिमांड करते हैं 20 यूनिट्स, ठीक है। अब क्या हुआ, इनकम बढ़ गया नॉर्मल गुड्स का, एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ेगा फ्यूचर में, या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारे फेवर में, तो क्या करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा, सेम प्राइस पे 15 रुपये ही है प्राइस, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड डबल हो गया, 40 हो गया। देखिए एक नया यहाँ पे कर्व बनेगा जो यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट ए था, ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट है अपना बी। तो देखो प्राइस कांस्टेंट है, ग्राफ में दिख रहा होगा, लेकिन बस क्वांटिटी इंक्रीज कर गया, तो ए से बी में न्यू शिफ्ट हो गया। देखिए मूवमेंट अलॉन्ग सेम ग्राफ कर्व नहीं है, बट लेकिन न्यू डिमांड कर्व बन गया जो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। डिमांड में इंक्रीज हो गया, तो शिफ्ट कर गया डिमांड का राइटवर्ड, तो इसको कहेंगे चेंज इन डिमांड। इसका उल्टा एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये है प्राइस है, क्वांटिटी है, मैंने फिर इसको 15 पे फिक्स कर दिया, ये अपना डिमांड कर्व है, इस पर मान लो अभी हम लोग 20, भाई ऊपर वाला एग्जांपल 20 यूनिट करते थे, लेकिन ड्यू टू टेस्ट एंड प्रेफरेंस और अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस मेरा डिमांड घट गया। देखो अब यहाँ पर आ गया अपना ये पॉइंट इंटरसेक्शन का ए बी, तो देखो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, क्या हो गया,
लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया तुम्हारा डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या हो गया, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, तो डिक्रीज हो गया डिमांड में, तो समझ गया। चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का डिफरेंस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपका होता है प्राइस के इफेक्ट के कारण, और चेंज इन डिमांड होता है आपका अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस के कारण। दो है कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन, इसमें राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एक्सटेंशन इंक्रीज इन डिमांड, मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट along the same demand curve, contraction movement along the upward movement along the same demand curve. Rightward shifts right, शिफ्ट राइटवर्ड एंड शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, वो अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।